हेलो बच्चों, उम्मीद है आप काफी अच्छे होंगे। कल मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें ये बताया था कि बिना न्यूमेरिकल्स के आप पास हो सकते हैं कि नहीं। उसमें मैंने कहा था कि आप तैयारी थ्योरी डेफिनेशन की कीजिए, लेकिन न्यूमेरिकल के फॉर्मूले याद कर लीजिएगा। न्यूमेरिकल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल आ जाते हैं, तो कम से कम वो तो 10-12 नंबर के लगा पाएंगे। तो आप में से बहुत से बच्चे कहने लगे कि सर वो जो इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स के लिए जो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जिसपे ज्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, वो आप जरूर मुझे बता दीजिए। तो मैंने कहा लगे हाथ वो भी आपकी मदद कर देते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा वो चुनिंदे फॉर्मूले, वही महा इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जिसपे सीधे सवाल एग्जामिनेशन में आ जाते हैं। तो शुरू से अंत तक पूरा वीडियो देखिएगा, जैसे कि ये कोई भी फॉर्मूला मिस ना हो, क्योंकि ये जो वीडियो है ये थोड़ा लंबा 15-20-25 मिनट का हो सकता है, क्योंकि फॉर्मूले आपको दिखाने पड़ेंगे। मैं फॉर्मूला यहां एक्सप्लेन नहीं करूंगा, केवल आपको दिखाऊंगा, क्योंकि एक्सप्लेन करूंगा तो घंटे भर का वीडियो बन जाएगा। अगर आपको वो भी चाहिए कि सर एक्सप्लेन भी कर दीजिए, तो हम मतलब एक्सप्लेन भी कर डालेंगे एक दूसरे वीडियो में, घंटे 1.5 घंटे का जो भी बनेगा। अभी आज के लिए वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आप तैयार कम से कम कर ही लीजिएगा, मिस मत करिएगा। इस पे डायरेक्ट सवाल या बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि मेरा वास्ट एक्सपीरियंस है काफी सालों का, 25 साल का, तो इसका बेनिफिट मैं आपको देना चाहता हूं। तो ये फॉर्मूले ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट हैं, सारे फॉर्मूले नहीं है, गिनती के हैं जो आपकी मदद को तैयार है। चलिए शुरू करते हैं। वेलकम टू अरविंद एकेडमी, मैं हूं अरविंद सर। सुपर इजी फिजिक्स के लिए अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जैसा आप थंबनेल पे देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज जिन पर न्यूमेरिकल्स आते हैं, क्लास 12 फिजिक्स। ये फॉर्मूलाज में ये एस लिखा जाता है, कई बार फॉर्मूली भी बोलते हैं, इसमें ई भी लिखा जाता है। तो मैं इसलिए कि कोई बच्चा कानून ना निकाले, क्योंकि बच्चे भी बहुत तगड़ा कानून निकालते हैं। कई सारे फॉर्मूले, तो फॉर्मूलाज भी सही है, फॉर्मूली भी सही है। खैर एनीवे, बात को आगे बढ़ाते हैं। तो उससे पहले बेटा, ये जो आपका बोर्ड का सैंपल पेपर रिलीज किया गया, जिसकी तर्ज पे आपका पेपर आएगा, वो टोपोग्राफी रिमाइंड करा देता हूं। ये सेक्शन ए है, एक एक नंबर के 16 क्वेश्चंस है, 12 एमसीक्यू, 4 असर्शन रीजनिंग। सेक्शन बी में आपको मिलते हैं 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के, शॉर्ट आंसर टाइप 1। दूसरा सेक्शन सी है शॉर्ट आंसर टाइप 2, जो कि 3-3 नंबर के 7 क्वेश्चन मिलेंगे। और इसके बाद केस स्टडी है 4-4 नंबर की 2, और लॉन्ग आंसर टाइप है सेक्शन ई, 5-5 नंबर के 3 सवाल। इन सब में कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल्स दबा के आते हैं। कितने नंबर के दबा के आते हैं वो भी देख लेते हैं। तो यहां पर अगर आप टोपोग्राफी देखें, इस सैंपल पेपर पे आधारित है ना, ये सैक्रोसेंट नहीं होता, मतलब फिक्स नहीं होता, आगे पीछे होता रहता है, लेकिन इससे अंदाजा अपने को मिल जाता है। तो इसके हिसाब से 22 नंबर की थ्योरी है, करीब 16 नंबर का डेरिवेशंस है, और करीब करीब 32 नंबर का न्यूमेरिकल है। तो 32 नंबर का न्यूमेरिकल कम भी हो सकता है, 2-4-5 नंबर, जैसा मैंने बताया। ये फिक्स नहीं होता, एक आपको एक अंदाजा दे देता है, बस इतनी सी बात है। तो आइए इन्हीं न्यूमेरिकल को करने के लिए कम से कम कौन से फॉर्मूले पकड़ लेने चाहिए, उसकी तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। तो चैप्टर 1 में देखिए, Q इज इक्वल टू एनी क्वांटाइजेशन वाला फॉर्मूला आपको पता ही होगा, बहुत सरल है। कूलम्ब्स लॉ को याद करिएगा, कभी कभी बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आ जाता है, फट से कर देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर ये फॉर्मूले पे अक्सर 1 नंबर का सवाल आपको मिलता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, ये एफ वैक्यूम अपॉन एफ मीडियम करके आप निकालते हैं, इसको पकड़े रहिएगा। साथ में इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, ये फॉर्मूला आपको आना ही चाहिए। ये सुपर इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। आगे बात करें तो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर है, जिससे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, जो कि लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। लैम्डा होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज उसमें पाया जा रहा है। इलेक्ट्रिक डायपोल के फॉर्मूले तैयार कर लीजिएगा। डायपोल मोमेंट क्या होता है, एक्सियल पोजीशन पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, और इक्वेटोरियल पोजीशन पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। यहां पर माइनस साइन इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल मोमेंट आपस में विपरीत दिशा में होते हैं, इसलिए आता है। थोड़ी बात पकड़ के रखिएगा। उसके बाद टॉर्क एंड डायपोल, ये फॉर्मूला याद होंगे आपको, नहीं याद तो याद कर लेना, ठीक। टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई, पी साइन थीटा। इसमें मैक्सिमम टॉर्क निकालने को आता है, तो टाउ इज इक्वल टू पी ही हो जाएगा, क्योंकि साइन 90 होना चाहिए वहां। ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने को आएगा, तो वो फॉर्मूला उम्मीद करते हैं पता होगा, नहीं पता तो घोंट लगा लो। और गॉस थ्योरम जो होती है, इसको कभी कभी लिखने को भी दे देते हैं, बाकी इस पे सवाल भी मिलता है, तो थोड़ा लंबा कॉन्सेप्चुअल सवाल होता है। बाकी बात करते हैं बेटा चैप्टर नंबर 2 की। तो पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये तो आता ही होगा, नहीं आता तो याद करके रखना बेटा। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन चार्ज विद साइन रखते हो, क्यू प्लस माइनस के साथ, तो पोटेंशियल प्लस माइनस कुछ भी आ सकता है, जीरो भी हो सकता है। डायपोल एक्सियल, डायपोल का जो एक्सियल पॉइंट पे पोटेंशियल होता है, वो शॉर्ट डायपोल के लिए, ये जिसमें शॉर्ट डायपोल नहीं है। और डायपोल पोटेंशियल इक्वेटोरियल पे 0 मिलता है आपको। आगे बात करूं तो E इज इक्वल टू माइनस dB/dr, इस पे भी सवाल आते हैं। और उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत न्यूमेरिकल पूछा जाता है
कि 3 पॉइंट चार्जेस को एक साथ अगर अरेंजमेंट में रखे हो तो इसमें इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, या इसको असेंबल इकट्ठा करने में कितना वर्क डन हमको करना पड़ेगा। तो ये इस फॉर्मूले से निकालते हो। दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, आएगा इस टाइप का जरूर, या ये ट्रायंगल वाला आ जाए, या चकोर या स्क्वायर वाला आ जाए। P पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल की बात करें तो U इक्वल टू P cos θ1 माइनस cos θ2। कई किताबों में माइनस साइन बाहर रहता है तो cos θ2 माइनस cos θ1 होता है, कोई घबराना नहीं, सब कुछ सही है। और U इक्वल टू माइनस P sin θ, ये पोटेंशियल एनर्जी है। कैपेसिटर के लिए Q इक्वल टू CV। यहाँ एक बच्चे गलती क्या करते हैं, उनसे पूछा जाता है अगर कि Q बढ़ाने पर C बढ़ेगा क्या, तो फॉर्मूले में ऐसा लगता है Q बढ़ाने पर C बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। कैपेसिटेंस Q पर डिपेंड नहीं करता है। जब Q बढ़ाओगे तो VB बढ़ जाता है, तो Q बाई V का रेशियो कांस्टेंट बना रहता है। तो ध्यान रखना, C चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है। किस पे डिपेंड करता है कभी और समझाएंगे, इस वीडियो को लंबा नहीं करना चाहते हैं। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो C इज इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, डायलेक्ट्रिक भर रखा है K, जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। फिर एनर्जी स्टोर्ड, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका डेरिवेशन कोर्स में नहीं है लेकिन न्यूमेरिकल इस पे बहुत आते हैं। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर U इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, या हाफ Q स्क्वायर अपॉन C, या हाफ QV के बराबर है। साथ में एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये एनर्जीज यहां पर जुड़ जाती हैं। ये पार्शली फील्ड डायलेक्ट्रिक का ये फॉर्मूला है। C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A D माइनस T प्लस T बाई K। ये यहाँ पर D सेपरेशन था, T चौड़ाई का डायलेक्ट्रिक यहाँ भरा गया है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में फॉर्मूला 10th क्लास में भी पढ़ा था, R इज इक्वल टू रो L बाई A। करंट डेंसिटी को पकड़ के रखिएगा, J इज इक्वल टू I बाई A, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है करंट डेंसिटी, और इसका जो डायरेक्शन होता है मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज की तरफ होता है। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ आपको पता होना चाहिए, इस पे आपको न्यूमेरिकल भी मिलेंगे लगाने के लिए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे आपको न्यूमेरिकल दबा के मिलता है, VD इक्वल टू माइनस EE M अपॉन टाउ, याद करके रखना। रिलेशन बिटवीन वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन इस पे न्यूमेरिकल मिलेगा ही, I इज इक्वल टू NeAVD, या उसका वेक्टर फॉर्म लिखा हुआ है। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, इसी से ड्रिफ्ट वेलोसिटी से डिड्यूस करते हैं, इस पे भी सवाल मिलते हैं। वैल्यू दे देते हैं, R निकालो। उसके बाद रेजिस्टिविटी इसी से निकालना हो तो रेजिस्टिविटी निकालो। ये फॉर्मूले याद होने चाहिए, बहुत काम आते हैं, पूछे बहुत जाते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे सवाल आएगा ही, हमेशा ही, हर 2 साल में एक बार आता है। टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टिविटी, रो इक्वल टू रो नॉट 1 प्लस अल्फा T माइनस T नॉट। अल्फा क्या होता है जानते ही होंगे, या इस रेजिस्टेंस को भी याद कर लीजिएगा, घोटा लगा लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। आगे बात करते हैं डिस्चार्जिंग ऑफ सेल में, V इक्वल टू E माइनस I इंटू R, या स्मॉल r की वैल्यू इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, उसकी वैल्यू यहां लिखी गई है। अब यहां पे सेल इन सीरीज होता है तो E जुड़ जाते हैं, सिंपली R भी जुड़ जाते हैं। पैरेलल होते हैं 2 सेल्स में तो ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे अक्सर सवाल आता है। E इक्विवेलेंट इक्वल टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2, और R इक्विवेलेंट पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगा हुआ है। N सेल्स अगर पैरेलल में तो इस तरीके से होता है, ये 2 सेल के लिए है बेटा, ये N सेल के लिए है। ये रिलेशनशिप याद होनी चाहिए आपको। अब बात करते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, सीरीज में क्या होती है कंडीशन भी, और साथ में ये फॉर्मूला भी। पैरेलल की बात करें तो ये करंट की वैल्यू हो गई मैक्सिमम, ये करंट की वैल्यू हो गई, और ये कंडीशन हो गई इसकी, ये भी आपको पता होना चाहिए। मिक्स्ड ग्रुपिंग में ये करंट की मैक्सिमम वैल्यू जब ये कंडीशन मीट आउट हो। किरचॉफ लॉ पता ही होना चाहिए, कहीं भी किरचॉफ लॉ लगाने को आएगा। और साथ में ये व्हीटस्टोन ब्रिज, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसका तो डेरिवेशन भी इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल भी आते हैं बैलेंस्ड व्हीटस्टोन कंडीशन में। एक बच्चा पूछ रहा था कि अगर व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस ना हो तो फिर क्या करेंगे, तो फिर किरचॉफ लॉ से सवाल को सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप बैलेंस्ड है तो इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करते हैं, नहीं बैलेंस है तो किरचॉफ लॉ लगाओगे। आगे बात करते हैं चैप्टर 4 में थोड़ी ज्यादा फॉर्मूले काम के। बायो सावर्ट लॉ आपको याद होना चाहिए, लिखने को ही बोल देते हैं, एक्सप्लेन राइट ऐसे करके, न्यूमेरिकल तो बात की बात है। दूसरी बात, रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट C, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, इस पे सवाल मिलेंगे। और एक इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, इससे कितना मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, कहीं भी लग जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I अपॉन R। उसके बाद देखिए तो B एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग लूप, तो B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 I इंटू R। इस फॉर्मूले को भी याद रखिए, बहुत जगह लगने वाला है। साथ में B ऑन द एक्सेस ऑफ द लूप, ये जो फॉर्मूला लिखा है इसको याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसे फॉर्मूले, वही चुनिंदा लाए हैं जिसमें ज्यादा सवाल बनते हैं। और एम्पियर्स लॉ आपको पता होगा, नहीं पता तो घोट के तैयार रखिए, बी जो भी आपको दिख रहा है यहां पर। और ये सोलेनॉइड के लिए B इक्वल टू म्यू नॉट NI फॉर्मूला होता है, N होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। साथ में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, थिक वायर है हमारे ख्याल से, थिक वायर इनसाइड। तो उसके आउटसाइड क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस क्या है, और मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सरफेस, उसका ग्राफ, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये जरूर याद कीजिएगा। हर 3 साल में 2 बार पूछा जाता है।
बहुत ज्यादा इसका डेरिवेशन भी आता है। एक्चुअली ये एनसीईआरटी में एग्जाम्पल के रूप में दिया गया है, पकड़ लीजिएगा इसको। खैर आगे बात करते हैं फोर्स ऑन मूविंग चार्जेस, ये पकड़ के रखिए। इसमें ये आ जाता है कि भाई रेस्ट पर या 180 डिग्री पर तो कितना फोर्स लग रहा है, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन दी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और उसके बाद देखिए करंट की बात करते हैं, करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्या फोर्स लगता है उसकी बात यहां से निकाल सकते हैं आप। ये करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स हैं, कितना फोर्स पर यूनिट लेंथ लगेगा ये इंपॉर्टेंट है। इसमें कब अट्रैक्शन कब रिपल्शन है, तो जब सेम डायरेक्शन में करंट होती है तो अट्रैक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में तो रिपल्शन होता है। ये टॉर्क एंड करंट कैरिंग लूप है, टाउ इज इक्वल टू m क्रॉस b, आपको मालूम होना चाहिए। गैल्वेनोमीटर के सारे फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, करंट सेंसिटिविटी, वोल्टेज सेंसिटिविटी, साथ में कन्वर्जन, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कैसे चेंज करते हैं उसके लिए शंट वगैरह कितना चाहिए, और गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में जो चेंज करते हैं उसके लिए क्या चाहिए। तो गैल्वेनोमीटर का जो फॉर्मूले हैं वो क्लैरिटी से आने चाहिए। इस पे कोई ना कोई सवाल मुझे उम्मीद है कि आपके एग्जाम में आता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये मैग्नेटिक लेंथ की बात कर रहे हैं, कूलॉम्स लॉ फॉर मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट साउथ से नॉर्थ की तरफ डायरेक्शन होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। एक्सियल पोजीशन बार मैग्नेट की या इक्वेटोरियल पोजीशन पे मैग्नेटिक फील्ड, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल होता है वैसे मैग्नेटिक डायपोल की चर्चा चल रही है। टॉर्क ऑन मैग्नेटिक डायपोल टाउ इज इक्वल टू m क्रॉस b, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक डायपोल mb cos θ1 माइनस cos θ2 बेटा। करंट लूप एज ए मैग्नेटिक डायपोल, m कितना ये निकालने को आता है, डायपोल मोमेंट करंट कैरिंग लूप का, तो m इज इक्वल टू NIA होता है। ये वेक्टर क्वांटिटी तो वेक्टर के फॉर्म में लिखा, गॉस लॉ आपको पता ही होगा, ये लिखने को आता है। इसका मतलब होता है मोनोपोल्स, अकेला नॉर्थ या अकेला साउथ एग्जिस्ट नहीं करता है, ये बताता है ये। और आगे ये रिलेशन बिटवीन म्यू आर एंड साई एम होता है सब्स्टिट्यूटेबिलिटी ऑफ द मैग्नेटिक मटेरियल, म्यू आर रिलेटिव परमेबिलिटी। ठीक, तो इसको याद करके रखना, एक नंबर के सवाल में टपक जाता है, बहुत ही सरल लगता है ये टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में लिखी, उसी को मैंने कॉपी पेस्ट किया यहाँ पर। इससे एक सवाल आके रहेगा एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ केवल, जिसमें सब्स्टिट्यूटेबिलिटी की बात की जा रही है, म्यू आर और म्यू की बात की जा रही है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करूँ, इसको पकड़ के रखिए। उसके बाद फैराडे लॉ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, मोशनल ईएमएफ आपके कोर्स में है और इस पे सवाल बनते हैं। E इज इक्वल टू BLV की बात कर ली जाए, या एक रॉड को रोटेट करते हो अपने सेंटर के अकॉर्डिंग तो हाफ BL स्क्वायर इंटू ओमेगा बनता है। साथ में कॉइल रोटेटिंग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो कॉइल को रोटेट करोगे तो E इज इक्वल टू NBA ओमेगा साइन ओमेगा t, और मैक्सिमम EMF अक्सर निकालने को बोलते हैं, तो E नॉट इज इक्वल टू NBA ओमेगा, ये आपको क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ये सेल्फ इंडक्शन का फॉर्मूला और क्लियर होना चाहिए, साथ में L की वैल्यू कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस पता होनी चाहिए। म्यूचुअल इंडक्टेंस M क्या होता है, फॉर्मूला E इज इक्वल टू माइनस M DI/dt, या म्यूचुअल इंडक्टेंस जो M होता है इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट इसी पे सवाल आ जाते हैं, वैल्यू देते हैं, कहते हैं करिए। उसके बाद अल्टरनेटिंग करंट में काफी कुछ चीजें हैं, AC वोल्टेज करंट इक्वेशन, 3 वैल्यूज होती हैं AC की, ERMS, IRMS, हाफ साइकिल और 1 साइकिल, इसको पकड़ के रखिए। प्योर रजिस्टर के केस में क्या इक्वेशंस बनती है, सेम फेज होता है और फेजर डायग्राम, ये क्लियर होना चाहिए। इसी तरह से प्योर इंडक्टर, इसमें ये जो करंट जो होती है वो E से लैग करती है π/2, इसकी इक्वेशंस आपको आनी चाहिए। ये फेजर डायग्राम है, ये फेजर डायग्राम आपको आना चाहिए। इसी तरीके से ये इंडक्टिव रिएक्टेंस वेरी इंपॉर्टेंट है, एक्सेल जो कि ओमेगा L के बराबर होता है, और ये जो ग्राफ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटर वाला भी इसी तरह पता होना चाहिए, कौन सा लीड करता है कौन सा लैग करता है, फेजर डायग्राम क्या है। और इसके अंदर ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो कि XC के बराबर होता है 1/ωc, और ये इसका ग्राफ होता है, वो भी क्लैरिटी से आपको आना चाहिए। सीरीज LCR सर्किट इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन और ये जो फेजर डायग्राम है ये इसकी क्लैरिटी आपको होनी जरूरी है बेटा। और रेजोनेंस कंडीशन पता होना चाहिए, XL बराबर XC जब होता है तो रेजोनेंस कंडीशन होती है। एंगुलर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी है, ये क्वालिटी फैक्टर के ऊपर सवाल आ सकते हैं, इसको पकड़ के रखिएगा। पावर के ऊपर ये एवरेज पावर है, कब कौन सी लगेगी ये आपको क्लियर होनी चाहिए। साथ में पावर फैक्टर, इसके ऊपर सवाल मिलेंगे, cos phi इक्वल टू R/Z। इसके बाद ट्रांसफार्मर, इसके ऊपर सवाल मिलते हैं, एकदम बच्चों वाले सवाल लेते हैं, 1-1 2-2 नंबर वाले, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, इस फॉर्मूले को याद कर लीजिएगा। ये ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी लिखी गई है। 8वें में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, IC प्लस ID जहां आ जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव E क्रॉस B की डायरेक्शन में होती है। एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, मोमेंटम P इज इक्वल टू U/C। E एंड B में रिलेशन, इस पे सवाल अक्सर आता है,
सी के बराबर होता है। रिलेशन बिटवीन सी म्यू एप्सिलॉन नॉट, दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये दो बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। रे ऑप्टिक्स की बात करें तो ये मिरर के लिए R इक्वल टू 2F होता है, इस पे आपको जानकारी होनी चाहिए, सवाल थोड़े कम आते हैं आजकल। उसके बाद रिफ्रैक्शन पे इस पे सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये जो फॉर्मूला ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 1-2 नंबर के सवाल बनते हैं सीधे स्ट्रेट फॉरवर्ड, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद ये हो जाती है नॉर्मल शिफ्ट, अपेरेंट डेप्थ और रियल डेप्थ पे कभी कभी इस पे सवाल आता है, सरल बहुत होता है, 10th लेवल का सवाल होता है। और ये टोटल नॉर्मल शिफ्ट है। फिर रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। कब रे रेयर टू डेंसर जाएगी तो क्या लगाएंगे, डेंसर टू रेयर जाएगी तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, ये क्लैरिटी आपको होनी चाहिए। लेंस मेकर्स फॉर्मूला एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, इस पे सवाल आता ही आता है, मतलब ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर सवाल इस पे मिलेगा आपको। आगे बात करते हैं थिन लेंस फॉर्मूला, इसको पकड़ के रखिए, अक्सर इसमें सवाल मिल जाता है पावर वगैरह से रिलेट करता हुआ। ये प्रिंस के ऊपर ये 2-3 फॉर्मूले हैं, ये क्लैरिटी से आप रट लीजिएगा बड़े आराम से, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे सवाल आएगा इस बार पक्का मानिए। उसके बाद ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के जो भी आपके फॉर्मूले बनते हैं वो सारे याद कर लीजिएगा। माइक्रोस्कोप हो गया, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ये सारे फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। फाइनल इमेज जब डी पे बनना है, फाइनल इमेज जब इन्फिनिटी पे बनना है, तब की क्या क्या कहानी बनती है। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप के फॉर्मूले सारे याद होने चाहिए जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं। तो ये रे ऑप्टिक्स की कहानी। वेव ऑप्टिक्स की बात करें तो इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट, दो वेव जब इंटरफेयर करती हैं तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा इस फॉर्मूले से निकलता है, इंटेंसिटी कितनी इस फॉर्मूले से निकलता है। और फिर इंपॉर्टेंट नोट, अगर दोनों की इंटेंसिटी सेम हो जाए जो स्लिट्स होती हैं तो ये फॉर्मूला हो जाता है। ये एनसीईआरटी में लिखा नहीं है, सवाल आता है इस पे, पकड़ लीजिएगा आप। दूसरा रिलेशनशिप बिटवीन फेज एंड पार्ट डिफरेंस, ये रिलेशनशिप 2π/λ इंटू डेल्टा पी, यानी पार्ट डिफरेंस को करेंगे तो आपको फेज डिफरेंस आ जाएगा। ये कंडीशन फॉर कंस्ट्रक्टिव या मैक्सिमा की कंडीशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ये मिनिमा की कंडीशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए। और साथ में ये थ्योरी ऑफ इंटरफेरेंस फ्रिंजेस में या इस पॉइंट पर जब आप पहुंचते हो तो S1 S2 के बीच में कितना पार्ट डिफरेंस होता है ये पता होना चाहिए, सवाल जब घूमता है तो ये मदद करता है। साथ में पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस कहां बनेगी इस O से, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस कहां बनेगी, फ्रिंज विड्थ कितनी होती है, चौड़ाई फ्रिंज की ये निकालने को आता है। एंगुलर विड्थ, और ये अगर इसको पानी या किसी मटेरियल में पूरे अपरेटस को डिप कर दोगे तो उसकी जो चौड़ाई होती है फ्रिंज विड्थ वो घट जाती है म्यू टाइम्स। उसके बाद बेटा ये दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, मैंने कुछ छोड़ा नहीं जल्दी में। कंपैरिजन ऑफ आई मैक्स अपॉन आई मिनिमम, इस पे अक्सर सवाल मिलता है, ये फॉर्मूला बड़ा इंपॉर्टेंट है। ओमेगा अपॉन ओमेगा 2 स्लिट की विड्थ होती है। साथ में डिफ्रैक्शन के जो फॉर्मूले बनते हैं ये भी सब तैयार कर लीजिएगा, ये इंटरफेरेंस से उल्टा चलता है, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए। सेंट्रल मैक्सिमा डबल साइज का होता है, डबल चौड़ा होता है, ये सारे फॉर्मूले आप तैयार कर लीजिएगा। उसके बाद ये ड्यूअल नेचर में आइंस्टाइन की इक्वेशन जो होती है फोटो इलेक्ट्रिक वो पता होनी चाहिए। साथ में ये फॉर्मूला आपको इक्विवेलेंट मास ऑफ फोटोन पता होना चाहिए, ये क्लियरिटी होनी चाहिए। उसके बाद डिब्रॉय वेव, इसके ऊपर अक्सर सवाल मिलता है, बहुत ही बच्चों जैसा सवाल, मैटर वेव्स की वेवलेंथ बताइए, ये आराम से आप निकाल सकते हैं। उसके बाद एटम्स की बात करें तो ये अल्फा पार्टिकल जो होता है उस पर सवाल अक्सर मिलता है। तो ये अल्फा पार्टिकल क्या होता है, मास ऑफ प्रोटॉन से 4 गुना और चार्ज जो होता है प्रोटॉन से 2 गुना पॉजिटिव। साथ में डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इस बार सवाल आएगा इस पे कि एक डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होती है, फॉर्मूला भी याद कर लीजिए, इसके लॉजिक और कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करके रखिएगा। बोर्स क्वांटाइजेशन कंडीशन, इस पे भी सवाल आते हैं, L = mvr या h/2π का इंटीग्रल मल्टीपल। साथ में रेडियस पता होनी चाहिए और ऑर्बिटल स्पीड पता होनी चाहिए। जो हाइड्रोजन में जो इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट हो गई। बोर्स रेडियस क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या है, और Rn = n² × R0, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए। साथ में ये स्पीड ऑफ एन इलेक्ट्रॉन बोर्ड रेडियस के हिसाब से ये वैल्यू आ गई। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस पे अक्सर आपको सवाल मिलेगा कि टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी में क्या रिलेशन होता है। तो E = -k = U/2, ये वैल्यू भी यहाँ लिखी हुई है, इसका भी इस्तेमाल आप करेंगे। साथ में ये जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की, टोटल एनर्जी, अगर nth ऑर्बिट में तो -13.6/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाली जा सकती है। और ये कुछ ट्रिक्स हैं जो आपके यहाँ पूछी जाती हैं कि n ऑर्बिट में तो कितना स्पीड होगा, इतना होगा, टाइम पीरियड कितना होगा, रेडियस कितना होगा, टोटल एनर्जी कितनी होगी। आगे न्यूक्लाई की बात करें, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 1 से 2 नंबर के सवाल यहां बनते हैं। रेडियस मास नंबर के प्रोपोर्शनल होता है। न्यूक्लियर डेंसिटी ये लगभग कांस्टेंट होती है सबके लिए, ये भी, इस पे भी सवाल आपको मिलते हैं बेटा। ये मास डिफेक्ट है, मास डिफेक्ट का फॉर्मूला याद कर लीजिए, लॉजिक क्लियर होना चाहिए, वहां से सवाल निकलते हैं। बाइंडिंग एनर्जी एंड BN, बाइंडिंग एनर्जी डेल्टा mc² है, या बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन BE/मास नंबर होता है।
सेमीकंडक्टर की बात करेंगे तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ होल्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं या नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर प्योरेस्ट इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में जो करंट होती है वो इलेक्ट्रॉन और होल की मिला के टोटल करंट को ही हम कम बोलते हैं। एक्सट्रिंसिक जो इम्प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं एन टाइप पी टाइप, एन टाइप में नंबर ऑफ होल्स ग्रेटर होते हैं और पी टाइप में नंबर ऑफ होल्स ज्यादा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे, एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होंगे। इसमें इस पे सवाल अक्सर आते हैं। डोप्ड सेमीकंडक्टर में Ne into NH इक्वल टू Ni स्क्वायर, इसको पकड़ के रखिएगा आप। और इसके बाद एक डायनेमिक रेजिस्टेंस निकालने को आता है। बेसिकली जो पीएन जंक्शन होता है वो ओम्स लॉ फॉलो नहीं करता, किसी एक पार्ट को फॉलो करा सकते हैं लीनियर रिलेशनशिप के तहत, बदलता रहता है उसका रेजिस्टेंस। रेक्टिफायर में हाफ वेव रेक्टिफायर है तो आउटपुट फ्रीक्वेंसी इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर होगी। फुल वेव है तो आउटपुट होती है 2 इंटू इनपुट फ्रीक्वेंसी के बराबर। पूरी चीज मैंने आपको बता दी है बहुत तेजी से, कुछ नहीं छोड़ते हुए। साथ में जाने से पहले आपको याद दिलाऊंगा कि क्वेश्चन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपके लिए शॉर्ट क्वेश्चन बनाए मैंने पीसीएम पीसीबी के। बिना क्वेश्चन लगाए जाएंगे तो दिक्कत होगी। ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड्स में आएंगे, ऐसा मैं क्यों बोलता हूं, क्योंकि ये पिछले 10 साल की ट्रेंड एनालिसिस पर बेस्ड है और मेरा 25 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस इसमें लगा है। 20 से 25 क्वेश्चन पर चैप्टर हैं। अगर आप पूरे नहीं लगा पाते, समय कम है, तो 10 क्वेश्चन भी अगर लगा लेंगे तो आपको बहुत मदद इससे मिल जाएगी। फुली सॉर्ट है, सोल्यूशन के लिए अपने किसी टीचर या भैया दीदी के पास भागना नहीं पड़ेगा। 100% बोर्ड टारगेटेड क्वेश्चन है बेटा। साथ में एनसीईआरटी फिजिक्स की एक्सरसाइज और एग्जांपल्स को भी मैंने ऐड कर दिया, कोई बच्चा चाहे तो रिफर कर सकता है। आपकी एक दिक्कत और दूर की है, किसी 12th पीसीएम या पीसीबी वाले कोर्स में मैंने गोल्ड स्टैंडर्ड प्रिंटेबल नोट्स को ऐड कर दिया है क्लास 12th फिजिक्स का। इससे फायदा आपको ये होगा कि आप रिवीजन और जो पढ़ते हैं वो भूलेंगे नहीं। ये ऐसे गोल्ड स्टैंडर्ड प्रिंटेबल नोट्स हैं, आपको मार्केट में हजारों रुपए खर्चा करके भी नहीं मिलेंगे, क्योंकि इसके अंदर एनसीईआरटी, रेफरेंस बुक और मेरे जो एक्सपीरियंस है 25 साल का, सब घुसेड़ दिया मैंने। सरल भाषा, टू द पॉइंट, एक बार पढ़ेंगे दिमाग में घुस जाएगा आपका। तो ये आप इसका पढ़ा हुआ भूलेंगे नहीं, ये एडवांटेज इसका मिलेगा। जो बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, स्टोर सेक्शन में जाएं, वहां पर शॉर्ट क्वेश्चन मिलेगा, लेकर अपनी पढ़ाई को, अपने रिजल्ट को शॉर्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा फॉर क्वालिटी फिजिक्स एंड सुपर इजी फिजिक्स। कमेंट करके बताइए और क्या हेल्प आपको चाहिए। मैं आपके लिए कड़ी मेहनत कर रहा हूं, उम्मीद है आप भी अपने भविष्य के लिए कड़ी मेहनत कर रहे होंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।